मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। जो आजकल का ज़माना है, वर्तमान समय जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, उसमें शिक्षा और विद्यालय का क्या योगदान है, कैसे शिक्षा बच्चों को दी जाती है, कैसे विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। आप सब भी स्कूल जाते होंगे, आपके घर में से भी आपके बड़े भाई या बहन भी स्कूल जाते होंगे, तो हम सभी ये देखते हैं कि पढ़ाई तो लड़के और लड़कियां दोनों कर रहे हैं, विशाल संख्या में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में 10 वर्ष में जनगणना होती है। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिससे पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। जो हमारा पूरा भारत देश है, उसमें जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। हर 10 साल में जनगणना में आयु के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो जो काम किए जाते हैं, उन सभी के बारे में गणना की जाती है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री कितने हैं और पुरुष कितने हैं, इसका अनुपात देखा जाता है। हर 10 साल में कितने लोगों ने, लड़कियों ने कितना पढ़ा, लड़कों का अनुपात शिक्षा में कितना है, ये सारी बातें जनगणना में की जाती हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था। जब 1961 में जनगणना हुई थी तो 1961 में जब जनगणना हुई थी तो उसका अनुपात कितना था, 40% था। अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग थे वो शिक्षित थे, यानी कि वो पढ़ना लिखना जानते थे और आसानी से अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। तो जब 1961 में जनगणना हुई थी तो केवल 15% भाग ही शिक्षित था। 15% लोग ही, जो लड़कियां थीं वो 15% ही शिक्षित थीं। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की ये संख्या बढ़कर 82% हो गई। देखा आपने, 1961 से 11 के दशक में लड़कों और पुरुषों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 82%। और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%, और जो लड़कियां थीं उनकी 65% हो गई। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि 1961 से 11 के दशक में इन सबके बीच में जो प्रतिशत है शिक्षित वर्ग का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें वो शिक्षित वर्ग बढ़ चुका है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। अभी हमने पढ़ा कि लड़कों का प्रतिशत 82 और लड़कियों का 65। तो अंतर इसमें है कि लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के प्रतिशत से कम है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तक इनके बीच का जो अंतर है वो समाप्त नहीं हुआ है, हमें प्रतिशत से साफ दिखाई दे रहा है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। ये यहाँ आपको सूची दिखाई दी गई है, ये उन लड़के और लड़कियों की है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, या तो किसी कारणवश छोड़ देते हैं या फिर उनके परिवार वाले उन्हें आगे पढ़ने नहीं देते। अनुसूचित जाति यानी कि SC
और अनुसूचित जनजाति ST के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। यहाँ पर स्कूल का स्तर दे रखा है 1 से 5 तक की जो क्लास है प्राथमिक, उसमें 4.36 लड़के और 3.88% लड़कियां, इन सबका योग होता है 4.13। ये इन लोगों ने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। अब यहाँ देखिए अनुसूचित जाति के लड़के 4.71 और लड़कियां 4.20, कुल मिलाकर 4.46% जो लड़के लड़कियां थे उन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया। अब अनुसूचित जनजाति के लड़कों का प्रतिशत है 7.02 और लड़कियों का है 6.84, योग होता है 6.93। ऐसे ही उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने इसमें बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। लड़कों में 3.49, लड़कियों में 4.60, योग मिलाकर 4.3% हुए। अनुसूचित जाति में 5% लड़के और 6.03% लड़कियां, कुल मिलाकर 5.51। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति में 8.48% लड़के, 8.71% लड़कियां और योग होता है इसका 8.59%। इन लोगों ने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया। अब माध्यमिक यानी कि कक्षा 9 से 10 तक के बच्चे 17.21% लड़के, 16.88% लड़कियां, योग मिलाकर होता है 17.06%। अनुसूचित जाति में लड़के हैं 19.64, लड़कियां हैं 19.05, योग होता है 19.36। अनुसूचित जनजाति में है 24.94 लड़के, 24.40 लड़कियां, योग मिलाकर होता है 24.68। ये लिस्ट उन बच्चों की है जिन्होंने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। अभी हमने इसमें तालिका में पढ़ा है कि जो अनुसूचित जाति है यानी कि ये वाला पोर्शन और अनुसूचित जनजाति है, यहाँ की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। जो लड़कियां हैं यहाँ पर लड़कियों की दर स्कूल छोड़ने में अधिक है। यहाँ पर देखिए लड़के 5 हैं और लड़कियां 6 हैं, इधर लड़के 8 हैं और लड़कियां 8.71 हैं। तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो लड़कियां हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उनकी दर अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी हैं, जो जंगलों में अपना निवास करते हैं, उन्होंने उनके स्कूल में रहने की, स्कूल में पढ़ने की संभावना कम है। वर्ष 2011 की जनगणना से ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। 2011 में जब जनगणना हुई तो क्या पता चला कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा में जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो और भी कम पढ़ाई करती हैं, वो उनकी शिक्षा और भी कम होती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। तो जब ये जनगणना हुई तो इससे हमें ये पता चला कि जो मुस्लिम वर्ग की लड़कियां होती हैं वो 3 वर्ष स्कूल में रह पाती हैं, जबकि जो अन्य समुदाय हैं SC, ST, OBC, जनरल, जो और दूसरे समुदाय हैं वो 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। जैसा कि मैंने आपसे ऊपर भी बताया था कि इनका कुछ ना कुछ कारण तो होता है। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं ना ही शिक्षक हैं। जो देश के अभी भी बहुत सारे भाग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर उचित स्कूल की व्यवस्था नहीं है और ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के
लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। आपने देखा होगा कई बार आपके आसपास के क्षेत्र में या आपके मोहल्ले में जब किसी साधन की व्यवस्था नहीं होती और स्कूल दूर होता है, तो जो अभिभावक होते हैं वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। उनकी गरीबी इतनी होती है कि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि स्कूल में उनके जो साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनसे भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। यहाँ प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर दंडारेख के रूप में दर्शाइए। 2 आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए 2 दंडारेख बताए गए हैं। यहाँ पर 2 आरेख दिए हुए हैं। इसको देखकर आपको आगे के आरेख बनाने हैं और उसमें दर्शाना है। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। आज के युग में महिलाओं को और लड़कियों को स्कूल जाने का अधिकार है, उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। यानी कि जो कानून सुधार आया है, हिंसा और स्वास्थ्य जैसे ये चीज़ें आई हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं औरतों ने, महिलाओं ने, लड़कियों ने इन परिवर्तनों के लिए बहुत संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। जब महिलाएं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आंदोलन करती हैं, लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? महिला आंदोलन। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए पिक्चर में महिला आंदोलन के बारे में बताया गया है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर आंदोलन कर रही हैं और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं और इस दुनिया को बदल रही हैं।